बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद में हैं, वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त बारिशों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर मॉनसून का स्पेल है, ये इतना तवील हो गया है और इतना समहाउ तशवीशनाक हो गया है, बिकॉज़ कल इस्लामाबाद में जो बारिशों का स्पेल हमने देखा वो भी बड़ा ख़तरनाक है। और उसमें पानी जिस तरह से खड़ा हुआ मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, 11 के जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, घरों में दाखिल हो गया। ये जो सूरत हाल है ये पहली दफ़ा नहीं हुई है। लाहौर के अंदर भी सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है, इनफैक्ट रात से मुसलसल बारिश हो रही है हल्की, लेकिन ये बारिशें समहाउ वी ऑल शुड प्रे कि रहमतों की बारिश हो, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क भर के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें मैं अगर थोड़ा सा जिक्र करूँ तो इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, मुजफ्फराबाद, बुनेर, हरीपुर, मालाकंड, बलाई और वस्ती इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। और उसका कुछ स्पेल हमने कल उसके विजुअल्स भी देखे हैं। बारिशों ने जहाँ पे तबाही मचाई है वहाँ निज़ाम ज़िंदगी भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। नशेबी इलाकों में पानी हुआ है, जबकि नदी नालों में तग़यानी है, शहरी आबादियों में पानी दाखिल हुआ है। और जैसे मैंने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से बात की, मरी में भी मूसलाधार बारिश जारी है और आइंदा आज 24 घंटों तक ये बारिशों का स्पेल मुतवक्के है। इस वक्त सबसे तशवीशनाक जो सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बुनेर है वहाँ पर पैदा हुई है, जहाँ पर पानी बाज़ारों, घरों में दाखिल हो गया, मसाजिद में इनखला के ऐलानात किए गए। उसके साथ साथ इलाके में एक सूरत हाल जो पैदा हुई, हंगामी सूरत हाल। अच्छा जी, ये बारिशें तो अपनी जगह मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम दरियाए रावी, चनाब और सतलुज की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पानी का जो बहाव है या उसमें जो सतह है वो बुलंद हुई है। और अब पंजाब के अंदर इन दरियाओं ने तबाही मचाने के बाद सिंध का रुख कर लिया है। और इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है वो 5 से 9 सितंबर तक बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 4 से 9 सितंबर तक कहा जा रहा है कि बड़ी क्रिटिकल है। और मुसलसल हंगामी बुनियादों के ऊपर इकदाम तो किए जा रहे हैं। आई होप एंड आई प्रे कि ये इकदाम जो हैं समहाउ हेल्पफुल साबित हों बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज जो आबादी, जो देहात, जो इलाके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, उनकी तादाद या नंबर बहुत ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा देहात हैं। और फिर जब हम सक्खर से ऑनवेस्ट जाते हैं तो वो ऐसी आबादियाँ हैं इर्द गिर्द। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। इस पर हमने आगे जाके बात भी करनी है दरियाओं की सूरत हाल पर, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में चूँकि मैंने जिक्र किया है मॉनसून बारिशों का स्पेल है जो कि शुरू हो चुका है, उस हवाले से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उस्मान मुग़ल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ साथ स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ सैयद सलमान शाह शायद मेहदी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रुकने पंजाब असम्बली भी हैं, PTI के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। क्या अभी आपकी जारी में ज़रूर आती हूँ, मैं चाहूँगी पहले मैं ज़रा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर लूँ। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो इस वक्त इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुझे आगाह कीजिएगा। क्या मामलात हैं जी? कल जो बारिशें हुई उससे अच्छी खासी जो कह लें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है निज़ाम ज़िंदगी में। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी। उस्मान, मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा बारिशों के हवाले से, जो इस्लामाबाद में इस वक्त स्पेल जारी है मूसलाधार बारिश का। और कल हमने कुछ विजुअल्स देखे, घरों के अंदर, रोड्स के ऊपर पानी एक बड़ी जो कह ले तादाद में खड़ा हुआ था। जी बहुत शुक्रिया। चूँकि गुज़श्ता रोज़ जुड़वा शहरों में होने वाली जो बारिश थी उसने बड़े पैमाने पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा की है, और उसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 99 मिलीमीटर बारिश जो है वो सिर्फ 55 मिनट के अंदर जो है वो बरसी है, जबकि मजमूई तौर पर 1.5 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और उसके बाद हमने देखा कि G8 का इलाका, G9 और उसके साथ G11 और दीगर जो सेक्टर्स थे इस्लामाबाद के, वो देखते ही देखते जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगे। सड़कें जो हैं वो पानी में डूब गई और कई लोगों की गाड़ियां जो हैं इस सैलाबी सूरत हाल के अंदर या तो फंसी रही या फिर डूब गई। और रात गए तक लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत अपनी इन गाड़ियों को उस पानी से निकालने में जो वो मसरूफ़ रहे। सेक्टर्स में जो पानी दाखिल हुआ उसकी वजह से लोगों के घरों में पानी दाखिल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी रही।
इसके साथ अगर बात की जाए रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी में नालालई में ग्वालमंडी के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो 19 फुट तक, जबकि कटारियाँ के मुकाम पर जो वो 15 फुट तक जो वो बुलंद रही और ख़तरे के सायरन बजाए गए। लोगों को फौरी तौर पर इनखला करने का जो वो हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर लोग जो वो बरसाती नालों के अतराफ़ में जो रिहाइश पजीर अफराद हैं वो यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। जो गुज़श्ता रात बारिश हुई थी उसकी वजह से रावल डैम में पानी की सतह जो है वो 1752 फीट तक जो वो बुलंद हुई थी और इस वक्त रावल डैम के जो स्पेलवेज हैं वो खोल दिए गए हैं। कैमरामैन अंजुम कुरैशी आपको दिखाएंगे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त बड़े पैमाने पर पानी जो है वो स्पेलवेज खोलने के बाद जो बरसाती नाला है कोरंग का उसमें छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो करीबी आबादी है उसको भी फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हदायत दी गई हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बरसाती नालों के अतराफ़ में जो है वो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से भी जो वो इकदामात इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर किए जा रहे हैं। उसके साथ रावलपिंडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश थी वो कटारियाँ के मुकाम पर हुई। 63 मिलीमीटर बारिश जो वो रिकॉर्ड की गई है। शमशाबाद में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीर बदाई के अंदर जो वो 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रह सकता है और इस्लामाबाद के अंदर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और गुज़श्ता रात जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो हाइकिंग ट्रेल्स हैं इस्लामाबाद के, जिनमें ट्रेल 2, 3, 4 और उसके साथ 5 और जो सैदपुर विलेज का अकबी रास्ता है उसे तहुक्म सानी इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बंद कर दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। अगर रावलपिंडी के बरसाती नालों की बात की जाए तो रावलपिंडी के बरसाती नालों में गुज़श्ता रात जो वो शदीद तुग़यानी रही। वहाँ पर रेस्क्यू रावलपिंडी और वासा के जो एहलकार हैं वो तैनात रहे हैं। यही सारी सूरत हाल जो है वो रावलपिंडी में भी रही। रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाराएँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करती रही और रात ये तक वासा रावलपिंडी की हैवी मशीनरी और अमला जो है वो वहाँ से पानी निकालने में मसरूफ़ रहा। ज़िया कॉलोनी में बड़े पैमाने पर जो वो पानी दाखिल हुआ, आर्या मोहल्ले के अंदर पानी दाखिल हुआ, जबकि टेक्सला यानी कि जो शहरी आबादी है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। थैंक यू वेरी मच उस्मान मुगल, बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इनफैक्ट जुड़वा शहरों की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बता रहे थे। इस वक्त हमें नौरीन हैदर साहिबा ने भी ज्वाइन किया है जो कि माहिर माहौलियात हैं। नौरीन साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आप पर आने से पहले क्योंकि सैयद सलमान शाहिद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया क्योंकि बारिश के अंदर आना स्टूडियोज तक ये भी इटसेल्फ एक चैलेंज है। लेकिन एट द सेम टाइम सलमान साहब ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, मैं ज़रूर आपसे भी कुछ गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगी क्योंकि जाहिर है ये सैलाब पहली दफ़ा नहीं आया इस इंटेंसिटी का, आई बिलीव कि पहली बार आया है, लेकिन माजी के अंदर पाकिस्तान ने इस तरह के बहुत सारे डिज़ास्टर्स एक्सपीरियंस किए हैं और हमेशा डिज़ास्टर गुजरने के बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि हमने इक़दामात क्यों नहीं किए, हमने लोगों को महफूज मकामात पर उनको रीलोकेट करने के हवाले से उनकी जो कारोबार है, ज़िंदगियाँ हैं मुतासर होने से पहले क्यों इक़दामात नहीं किए। थैंक यू वेरी मच अर्मला और आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया है। उसकी एक ख़ास वजह है कि मेरा अपना सूबाई हल्का जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ वो भी 60% इस वक्त डूब चुका है, तो मैं तो बेसिकली टेक्निकली इफेक्टीज़ में से हूँ। बिल्कुल एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि आपका घर होता है, आपके वालिद हैं या शौहर हैं, वो उसके कस्टोडियन हैं, बिल्कुल सही, और उस घर की तरफ कोई आफत आ रही हो और वो आप फोरकास्ट कर लें तो वो पहला काम ये करेंगे कि अपनी सारी प्रायोरिटीज़ छोड़ के अपने घर को डिफेंड करने आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। हमारा मुल्क भी एक घर है और जो हुक्मरान है वही कस्टोडियंस हैं। अब सबको पता था कि ये आफत आ रही है। पीएम साहब अभी भी इंटरनेशनल टूर्स पे हैं और जो सीएम साहब हैं जिनके सूबा बुरी तरह इफेक्ट हुआ है, वो चाइना से आई, फिर वो हॉलिडे पे दोबारा चली गई, नथिया गली है पता नहीं कौन सी गली। तो ये आपको इनका माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज और आप सिर्फ इनका एटीट्यूड देख लें। एक गरीब आदमी जिसका सब कुछ लुट गया ना सैलाब से, उसको सिर्फ आपका एटीट्यूड चाहिए कि उसको ये पता हो कि ये दे आर अवेलेबल फॉर अस, और ये परसेप्शन बन गई है कि दे डोंट गिव अ डैम अबाउट अस, जो बाय द ऑप्टिक्स, आई माइट बी रॉन्ग, ऑप्टिक्स ये कहते हैं। अब आप ये देखें प्रिकॉशन ऐसे कि हमने क्या प्रिकॉशन किया, हम इंडिया को ब्लेम करी जा रही हैं, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। भाई इंडिया ने अपने रिजर्व्स डिग किए हुए थे, अपनी ज़रूरत का पानी रखते हैं, बाकी फेंक देते हैं, उन्होंने अपने आप को तो नहीं बर्बाद करना। ऑन द अदर हैंड हमने उस पानी के लिए कोई रिजर्व बनाया ही नहीं। हमने कौन सी नहरें निकाली हैं, जो अंग्रेज़ नहरें दे गया था हम उसी पे आज तक चल रहे हैं। नहरें हम अभी भी आप सिंध में नहरों की बात करें तो सारी सिंध गवर्नमेंट खड़ी हो जाएगी,
मुझे इसकी बेसिक्स बताएं कि नहरों ना बनाने की रीज़न क्या है। डैम्स ना चले, डैम तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। आपको मैं एक बात बताऊं, आई वाज जस्ट वाचिंग न्यूज़। मुबशर लुकमान एक सीनियर आदमी है, मैंने उनसे सुना कि हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, वो क्या फरमा रही हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट 80 डैम्स बनाने पे गौर कर रही है, 80 डैम्स। थिंक अबाउट इट अरमला, 80 डैम, क्या ये आज दे मेंटली अनस्टेबल? आज ये स्विमिंग पूल, उनसे पूछें कि स्विमिंग पूल की बात हो रही है कि डैम 80 डैम्स, आपको पता है व्हाट इट मीन्स? कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए, जो कि हम शायद पाकिस्तान अगले अल्लाह करे 1000 साल में नहीं 80 डैम्स के पैसे आने। ऐसी बातें इनको कौन सिखाता है? क्या मतलब दे हैव नो सेंस एट ऑल। आप नहर आपसे बनाई नहीं गई, नहरें आपने निकाली नहीं, और आप 80 डैमों की बातें कर रहे हैं। और सलमान साहब, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कल भी हम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, चूँकि आपने रेफरेंस भी दिया है, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक तो हमने टिम्बर माफिया जो अपने उस बनेर और सवात के इलाकों में देखा कि किस कदर तबाही मचाई है। सेकेंडली, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए, और अब हमें सैलाब आने के बाद, तबाही आने के बाद हमें याद आ रहा है जी कि ये तो इलीगल है। मतलब सोसाइटीज बन गई। मेरा सवाल ये, आपने बिजली दी, पानी दिया, आपने उनको सारी बेसिक चीजें दी, तो वो इलीगल कैसे हुई? देखिए अरमला, यही तो बात है। इन सारी ऑप्टिक्स से नजर आता है कि रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं यहाँ पे ना। टिम्बर माफिया हो गया, उसमें जो भी इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ वो वाजिबुल, मतलब उसको सजा, उसको हैंग करना चाहिए। मैं एक ऑप्टिक देख रहा था फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आई कांट रिकॉल, के जापान ने अपनी सुनामी वॉल बनाई और बिलियंस ऑफ दरख्त लगाए, उन्होंने प्रिपेयर किया ना अपने आप को। हमारे एनवायरनमेंट वाले डिपार्टमेंट ने पिछले इसी बजट से पहले 50, 60, 70 करोड़ की करोला एक्स गाड़ियाँ बांट दी एनवायरनमेंट को। आप उसके बजाय आप दरख्त ना लगा लेते। इस वक्त देखें, अगर टिम्बर माफी एक्टिव ना होता, दरख्त होते, खान साहब वो मिलियन ट्री लग जाते, और पंजाब हुकूमत दरख्त, हम तो दरख्त काटी जा रहे हैं, जितनी सोसाइटियाँ बनती हैं सारा दरख्त काट जाता है। आप, मैंने रावी के पुल पे खड़े होकर देखा है, जो पार्क व्यू का एक हिस्सा है वो तो पूरा रावी के अंदर आया हुआ है। अब उनको भी किसी ने इजाज़त तो दी है, जिसने भी दिया आई डोंट नो किसने दी इजाज़त, लेकिन इजाज़त दी है, लोग रह रहे। उधर कोई दीवार तो क्या, एक बन भी नहीं बना कि चलें इस लेवल का सैलाब तो शायद दीवारें बन, शायद हर चीज़ उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ तो करके वहाँ पे लोगों को वापस आते। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। नौरीन साहिबा जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात। नौरीन साहिबा, ये जो डिस्कशन है, आई रियली वांट कि आप इस पे कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। हमने टिम्बर माफिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ों को तो डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है अर्ली वार्निंग का। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी उस तरह से डेवलप नहीं है। इवन हमने स्पार्को के रिप्रेजेंटेटिव से ही बात की, हमने उनसे जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी कि हमारे सैटेलाइट का तो ये काम ही नहीं है। दुनिया बहुत जो कह लें मेजर प्रोग्रेसिव वे के अंदर आगे बढ़ रही है इन चीज़ों को लेकर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे तो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में भी तो उतना ही है ना। जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं 2-3 बातें तवातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ चैनल्स पे दोहरा रही हूँ। आपने बुलाया तो मैं वही तमाम बातें यहाँ भी दोहरा देती हूँ। उम्मीद है कि शायद कुछ लोगों की अवेयरनेस में इजाफ़ा हो। देखिए, बात यह है कि ये मौसम मानसून का हर साल इंडो पाक में जो ये इंडस प्लेन्स हैं, इनमें आया ही करता है। ये मिलियंस ऑफ सालों का एक साइकिल है जिसने हर साल अपने आप को दोहराना होता है। अब इस साल मानसून बारिशें थोड़ी सी जल्दी शुरू हो गई, यानी कि कोई एक हफ्ता पहले मुतवक्को बारिशें शुरू हो गई, लेकिन ये कहना कि हमें मालूम नहीं था या हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात बार बार कही गई है कि हमें पेशीन गोई भी थी और इस वार्निंग्स को हमने हुकूमत के मुतल्लिका अदारों तक पहुंचा भी दिया गया था। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये कहना कि जी जो लोग पानी के या डैम्स के या रिवर्स के माहिर नहीं हैं, वो बार बार ऐसी सजेशंस देते हैं जो कि टेक्निकली और साइंटिफिकली मुकम्मल गलत हैं और दोहराते रहते हैं प्रोग्रामों में और कहते हैं कि यह हुकूमत की गलती है, नहरें नहीं निकाली। अभी भी एक मुझे नहीं मालूम आपके कोई मेहमान बैठे हुए MP हैं गालिबन, और वो ये कह रहे हैं कि नहरें निकाल।
देखिए, सैलाब में, बारिशों में, मॉनसून्स में जब दरियाओं पे पानी चढ़ता है तो नहरों में पानी का एक कतरा भी नहीं जाने दिया जाता। ये एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि जो सैलाब का पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा होता है उसमें एक बहुत बड़ी तादाद मिट्टी की होती है जो कि वो पहाड़ों से बहा के ला रहा होता है, जिसको हम एलुवियम कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। वो मट्टी जो है वो इतनी जब दरियाओं में तुग़यानी कम हो जाती है और दरिया थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं तो वो मट्टी भल की शक्ल में नीचे बैठ जाती है। लेकिन जिस वक्त वो सैलाबी कैफियत में होते हैं, अपनी हाई राइज पे होते हैं, अपने हाई फ्लड में होते हैं, तो वो मट्टी की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप वो पानी नहरों में छोड़ेंगे तो बाय द टाइम वो सैलाब वहाँ से गुजरेगा वो नहरें मट्टी से पाट जाती हैं, यानी कि वो बराबर हो जाती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। नहरों का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि उसमें से सैलाबी पानी गुजारा जा सके, इसलिए ये कहना कि नहरें सैलाब को कंट्रोल कर लेंगी, ये टेक्निकली टोटली गलत है। एक बात, डैम्स की बात बार बार की जाती है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत मर्तबा पहले मैंने ये कहा, देखिए, डैम कोई भी हो, दुनिया का बड़े से बड़ा डैम हो, वो सैलाब को नहीं रोक सकता। ये गलत एक मिसनॉमर है जो कि लोग बार बार कहते हैं कि छोटे छोटे डैम्स बना लें तो सैलाब को रोक लेंगे। डैम सैलाब को नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम मौजूद है जिसका नाम है तरबेला। उस तरबेला के अंदर 7 मिलियन एकड़ फीट की गुंजाइश है मैक्सिमम। उसके बाद उसके स्पिलवेज खोलने पड़ेंगे अगर डैम को बचाना है तो हमारे पास छोटे छोटे डैम, अगर 1 मिलियन, वो बहुत छोटा भी नहीं होता, लेकिन 1 मिलियन एकड़ फीट का डैम भी आप बना लें, वो कितनी देर में भर जाएगा? 2 या 3 दिन में। उसके बाद क्या होगा? आपको वो खोलने पड़ेंगे। ये जो चनाब के ऊपर डैम्स बने हुए हैं इंडिया के, जिसमें से एक डैम का नाम है सलाल डैम और एक का नाम है बगलेहार डैम, ये इनमें दोनों में 2-2 या 3-3 दिन की कैपेसिटी है। बगलेहार में मेरा ख्याल है 4 से 5 दिन की कैपेसिटी और सलाल डैम में तो सिर्फ 2 से 3 दिन की कैपेसिटी। उसके बाद जब वो भर जाएंगे तो आगे खोलने के अलावा तो कोई चारा नहीं है। सही। तो ये बात कहना कि डैम सैलाब को बचा लेंगे, नहीं। सैलाब को बचाने की चंद सूरतें जो हैं वो मैं बयान किए देती हूँ कि आपने हर सूरत में दरियाओं का जो मैक्सिमम इनंडेशन पॉइंट है, जो कि किसी भी हाई फ्लड की सूरत में आता है, उस जगह तक जमीन को खाली रखना है। उसको हम बेट कहते हैं, जो पंजाबी में जो बैंक होता है दरिया का, उसको दरियाई इलाका, रेतला इलाका जो होता है, उसको खाली रखना होता है। उसके ऊपर जब दरिया सुकड़ जाता है सैलाबी टाइम के बाद, उसके अंदर वक्ती तौर पे काश्त हो सकती है, उसके अंदर बरसीन लगती है, चारा लगता है जानवरों के खाने का, उसके अंदर मसूर लोग उगाते थे, ये दालें वगैरह, पर वो वक्ती काश्त है। उसके अंदर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। उसको दरिया को अगर आप बहने देंगे तो वो अपने जोबन पर भी जब आएगा, जब हाई फ्लड में होगा, तो वो मामूली तौर पे अपने बैंक से स्पिल करेगा, करीब के कुछ एरिया को इनंडेट करेगा और फिर अपने ही रास्ते पर दरिया का पानी 24 से 48 घंटे के अंदर उतर जाता है और दरिया में ही वापस जम हो जाता है। हमारे यहाँ ये मसला है कि जब आप दरिया के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स बना के खड़े हो जाते हैं, जिसमें शहरी इलाके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे देहात हैं जो कि खिसकते खिसकते जो हैं वो दरियाओं के अंदर पहुंच गए हैं और बिल्कुल दरियाई इलाके में उसके अंदर बहुत सारी इंक्रोच्ड रोड्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि इनकंस्ट्रक्टेड हैं, गलत बनी हुई सड़कें हैं जिनसे दरिया का पानी ब्लॉक होता है, वो टक्कर मारता है और फिर बैक मारता है। और जब दरिया का पानी बैक होता है तो वो गलत इलाकों में चला जाता है जहां पर एक्चुअल उसका दरियाई रास्ता नहीं है। ना तो कोई नहरें सैलाब को रोक सकती हैं और इस लेवल के सैलाब को, क्योंकि नहरों में तो पानी, आपको याद होगा 2010 में जब सैलाब आया था तो 1-2 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, डीसीओ और एसीओ ने ये एडवेंचर किया था कि टीपी लिंक में और सिद्दीकिया में पानी छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, कुछ पानी तो इधर से निकल जाएगा। नतीजा ये हुआ था कि वो सारी नहरें फट गई थी, जगह जगह से फट गई थी और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ उसका क्युमुलेटिव, उस सैलाब की मिसमैनेजमेंट का। तो ये जो साहब आपके मेहमान बैठे हुए, इनसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि नहरें तो तालाबों में इस्तेमाल ही नहीं होती। बाकी रह गए ये बंद बहुत 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 बड़े साइज का भी होना
तो वो 4-5 दिन से ज्यादा पानी नहीं रोक सकता। और आप देख लें 2 महीने से ये पानी यहाँ पर घूम रहा है, बारिश का भी और सैलाबों का भी। तो ये कौन सा डैम है जिसके अंदर ये पानी समा जाएगा? अच्छा नईम और साहब, कहाँ बनेंगे डैम? सॉरी मैं पंजाब एक मैदानी इलाका है। बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन क्विकली पुट करूंगी। आपने अभी इंक्रोचमेंट का जिक्र किया, आपकी बात साइंटिफिकली आपने हमें बड़ा बेहतर तौर पे गाइड किया। आई बिलीव कि ये बड़ी एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है, बट एट द सेम टाइम नौरीन साहिबा, ये जो इंक्रोचमेंट है और फिर हमने जो अपने जंगलात के साथ किया है, हमने जो अपने नहरों और दरियाओं के इर्द गिर्द दरियाओं के इर्द गिर्द जो आबादियों को किया है, वहाँ पे लोगों को हम हटाते नहीं। और फिर हम जो, अगर हमें पता है कि हर साल इस तरह की चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हम एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली वी हैव ज़ीरो प्लानिंग। हम आई अग्री कि नेशनल डिजास्टर का आप कुछ नहीं कर। जी जी आप ऐड करें। मैं अर्ज कह देती हूँ। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन है ना, ये इंडस बेसन की, आपको पता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो ये 2 ईस्टर्न रिवर्स थे, सतलुज और रावी, एक और दरिया भी है ब्यास, लेकिन वो पाकिस्तान की हदूद में एंटर होने से पहले ही वो जम हो जाता है रावी में। वो उसकी एक किस्म की ट्रिब्यूटरी आप समझ लीजिए, छोटा दरिया है। लेकिन रावी और सतलुज रिवर जो है वो इंडिया के कंट्रोल में दे दिए गए थे कि एज पर द एग्रीमेंट कि जी ये इनका पानी ईस्टर्न पंजाब में इस्तेमाल होगा और यहाँ का जो पानी है बाकी दरियाओं का वो इस मगरबी पंजाब में इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से पिछले कोई 3 दहाइयों से, बल्कि 3 से 4 दहाइयों से रावी में उमूमन पानी जो है वो बहुत कम होता है और वो बिल्कुल पानी छोटा सा छोटे से एक चौड़ाई में वो बहता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि डाउन स्ट्रीम रावी के अंदर जो पानी बहता है वो एक्चुअली रावी का पानी नहीं है, वो एक्चुअली चनाब रिवर का पानी है जो रावी के अंदर बहता है। लिंक कैनाल्स के जरिए चनाब का पानी रावी में बहता है, जेलम का पानी चनाब में बहता है और इंडस का पानी जेलम में बहता है। ये सारे दरिया लिंक कैनाल्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पानी भी एक दूसरे के साथ शेयर होता है जब एक्सेस वाटर हो जाता है। अभी तो पानी चूंकि चनाब भी हाई है और रावी भी हाई है, तो चनाब का पानी रावी में ड्रेन नहीं हो सका, रावी का पानी कहीं ड्रेन नहीं हो सका। अब ये 38 ईयर्स का कह रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इससे पहले भी 1-2 मरतबा रावी में हाई फ्लड आया। जब ये बात पिछली गवर्नमेंट में और ये पिछली जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहा कि रावी तो अब नाला बन गया है, लेकिन ये बात भूल गए कि रावी दरिया बहैसियत एक एंटिटी के जो इंडिया से चलता है, हिमालयन दरिया है, कश्मीर से गुजर के आता है, वो अपनी आबोताब में मौजूद है। सिर्फ वो रास्ता जिसमें वो पाकिस्तान में दाखिल होता है वो चूंकि मधुपुर डैम, मधुपुर जो हेडवर्क्स थे और भी दूसरे हेडवर्क्स है वहां बने हुए, उनकी वजह से वो पानी कम आता था। लेकिन दरिया तो कायम था, दरिया कभी भी वापस आ सकता है। दरिया अपने, और वही हुआ मधुपुर डैम जो कि बेसिकली 1875 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, कॉलोनियल दौर में, अंग्रेज के जमाने में। वो पुराना बोसीदा हो के इस साल बिल्कुल टूट गया और वो टूटने की वजह से रावी के अंदर बेशुमार पानी आया। जो दूसरी बात आप करी थी अर्ली वार्निंग इवैक्यूएशन, जी देखिए मैं आपको अर्ज किए देती हूँ कि आज हम इस घर में बैठे हुए हैं, अभी कुछ अजनबी लोग बाहर आए, किसी भी महकमे के हों, इरिगेशन के हों, फ्लड कंट्रोल के हों, रेवेन्यू के हों, और वो हमें कहें जी आपके पास आधा घंटा है, जल्दी 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 निकलें यहाँ से और हमारे साथ चलें। जी लोग इस तरह जाने पर तैयार नहीं होते, हम भी ना हो एकदम। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने बच्चों को उठाएं, आप अपने बच्चों को अपना घर बार चीजें हर चीज यहीं छोड़ें और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों के ट्रॉले में सवार होके तो बाहर निकल जाएं। आप जाना पसंद करेंगी? नहीं, ये बहुत जाना तो टाइम और बहुत मुश्किल काम है। मैं तरीके और टाइमली की बात कर रही हूँ। अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी कोई बंदा राजी नहीं होता। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा ये ह्यूमन साइकी है, ये कहीं भी नहीं होता। आप सही कह रही हैं। मैं सलमान साहब से ये जरूर बात करना चाहूंगी, बात वो भी ठीक कर रही हैं समहाउ कि आधा घंटा पहले तो कोई भी, आप और मैं, कोई भी तैयार नहीं हो सकता, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रिकॉशनरी। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास अभी भी इस मुल्क में ऐसे निज़ाम नहीं है कि हमें आधा घंटा पहले पता चलता है
कि आफत हमारे डोर स्टेप पे आ गई है, तो फिर आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप अगर सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई पहले आएगा सैलाब से और कहेगा कि आधे घंटे में हमारे साथ चलें, हम सारा इलाका खाली करा रहे, कोई नहीं जाएगा। जिस वक्त इमरजेंसी होती है सिर्फ उस वक्त लोग आपकी बात मानने पे तैयार होते हैं। अदरवाइज आप कह रहे हैं बहुत पहले इवैक्यूएट करा लेते, भाई 2-3 मिलियन लोगों को कैसे पहले इवैक्यूएट करा लेते जबकि अभी सैलाब भी नहीं आया था। चलिए आप मुझे सलमान साहब का भी मौक़िफ़ लेने दीजिए। नौरीन साहिबा जी देखिए अरमला, मैं बात तो वहीं पे आ गई, जब नहरों में बीबी फरमा रही हैं कि उनका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता सैलाब को, बिल्कुल सही कह रही होंगी, लेकिन इवेंचुअली वो कह रही हैं कि उसमें नहरों का भी नुकसान है। मैं क्योंकि अवामी आदमी हूँ, मैं तो ये बात करूँगा कि नहर डैमेज हो जाए, रिपेयर दोबारा भी की जा सकती है, लेकिन इसमें जो जानें ज़ाया होती हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। हल्की सी बारिश हुई है, मेरे घर में फ्लक्चुएशन हुई है, मेरे 2-3 सॉकेट्स जो हैं वो स्पार्क कर गए, 10-20-25 हज़ार का नुकसान हुआ, तो मैं सोच में पड़ गया। अब एक बंदा है जिसकी 2 एकड़ जिसके पास टोटल एसेट 2 एकड़ की फसल है, वो पूरी गिर गई। एक आधा खुदा न खास्ता तो उसका बच्चा रुड़ गया, उसकी बकरी चली गई, उसका क्या हशर होगा? देखें मैं ये बात से बड़ी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। नहरों का इम्पैक्ट बिल्कुल होता है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि उसमें जो मड, पानी, बोल्डर, पत्थर, उससे नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन शहरी आबादी को बचाने के लिए हर किस्म का दूसरा कोलैटरल डैमेज हमें मंजूर होना चाहिए। इंसानी जान के लॉस को बचाना चाहिए, जो विच शुड बी द फर्स्ट प्रोगेटिव। दूसरी बात, जो मैंने आपको हुकूमत का मौक़िफ़ दिया है कि मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा कह रही है कि हम 80 डैम्स बनाएंगे। अच्छा, अगर डैम बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता, रिजर्वॉयर्स की बात है, तो अगर मैं गुफ्तगू कर लूँ तो अगर बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता तो वो क्यों फरमा रही है कि जी हम तो 80 डैमों के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस मौके पे ना कहें कि जब सैलाब आया हुआ है वो फिर हमें सैलाब का हल बताएं। देखिए, सैलाब एक नेचुरल डिज़ास्टर है, पहली बात, इस पे हम सारे अग्री करेंगे। ना मैं चाहता हूँ खुदा न खास्ता कि सैलाब आए और मेरी खुद नुमाई हो, ना ही ये गवर्नमेंट चाहती होगी, ना ही पिछली गवर्नमेंट चाहती होगी। ये तो खुदा न खास्ता कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं चाहता होगा। अब सैलाब आ जाता है, अब मैं तो अपने लेवल पे गुफ्तगू करूँगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा अपने लेवल पे करेंगी, CM साहिबा अपने लेवल पे करेंगी। इस वक्त फिर वो मुझे ये बता दें कि अगर डैम्स नहीं थे, नहरें नहीं थी, तो रावी की बेल्ट के ऊपर या किसी भी दरिया के जो रेतला इलाके उस पर जो आबादियाँ आके बन गई हैं, उसको कंट्रोल करना भी तो हुकूमतों का ही काम है, नॉट जस्ट ये वाली हुकूमत, इससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत। आप मेरे साथ विहाड़ी बुरेवाला मेरे इलाकों में आए तो दरियाओं के अंदर आबादियाँ बन गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो छोटे शहर हैं। इधर बड़े शहरों में रिवर बेड्स के ऊपर आबादियाँ आ गई हैं, जो कि बिल्कुल मैडम की बात सही है कि दरिया अपना रास्ता तो उसने निकाल नहीं है, वो किसी को नहीं देखता। फिर तो किसने परमिशंस दी? अगर इसमें पिछली हुकूमत भी इन्वॉल्व है तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आप देखें ना कि वो इसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होंगे, लाजमी होंगे, परमिशन सारी वो देते हैं, वो अपनी हुकूमतों को भी चक्कर दे जाते हैं एट टाइम्स। सबसे बड़े कल्प्रिट वो होते हैं जो NOCs जारी करते हैं। आखिर हर तरफ रिवर बेड के ऊपर पॉपुलेशन है, जो छोटे शहरों में वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब फिर रहे हैं, वो रोके वहाँ पे आबादियों को डेवलप होने ना दें। होती है तो उनका नुकसान होता है, लेकिन कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। मैं ये बात करता हूँ कि अगर पूरी गवर्नमेंट अपने अरूज पे ग्रिप में हो चीज़ों के ऊपर तो ऐसे काम ही ना करने दें। नॉट जस्ट दिस, अगेन आई एम सेइंग, पिछली से पिछली अब सारी गवर्नमेंट्स को देखें, जो भी इन सारी सोसाइटीज़ और इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल जहाँ से भी आता है, आई थिंक ये हुकूमत है, पिछली है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अरशद H अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, माहिर आबी अमूर है, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। अभी नौरीन हैदर साहिबा हमसे गुफ्तगू करी थी, उन्होंने बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की कि जी डैम, नहरें, ये सारी वो बातें हैं जो कि हम डिस्कशन में तो ला रहे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो पानी तबाही मचा रहा है इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। मैं चाहूँगी इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और सेकेंडली, हम हमेशा कहते हैं कि जी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया। जाहिर है उनके पास अगर स्पेस नहीं होगी तो वो हमारे पास छोड़ेंगे पानी। ये एक आबी जारियत समाओ है कि टाइमली इन्फॉर्म करना, ये सारी चीज़ें अपने जगह पे बरकरार है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे घर के अंदर क्या सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए?
बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस ऐसे मौजू पे जो पूरे पाकिस्तान में ज़ेर बहस यहाँ पे नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी है। एक बात मैं ये बता दूँ कि मैं न सिर्फ मैंने वाटर में काम किया 36 ईयर्स एंड इवन इंटरनेशनल को क्रेडेंशियल है क्लाइमेट चेंज में भी। ये हमारे साथ जो दो नेबर हैं, एक चाइना और एक इंडिया, वो एक पागल नहीं है, बड़े हमसे बड़े अक्लमंद हैं। उनके डैम की तादाद कितनी है, ये एक की 5,000 है और एक की कोई 24,000 है। वो पागल नहीं है। मैं वो शायद पाकिस्तानी वाहिद हूँ जिसने 3 गोर्जेस डैम के ऊपर एक जाके काम किया था, रिव्यू किया था कि फ्लड मिटिगेट कितना करता है। इसलिए ये बातें नॉन प्रैक्टिशनर अगर आप बैठे हुए टेबल के ऊपर और बात कर रहे हैं, अगर आपने काम नहीं किया तो फिर ये ऐसी बातें चलती हैं कि जी डैम का कोई फ़ायदा ये नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक होता है लैग टाइम, यानी लैग टाइम का मतलब ये है कि खैराबाद से ब्रिज से कालाबाड़ डैम तक तकरीबन 16 घंटे लगते हैं। अगर ये 2010 में और 2022 में कालाबाड़ डैम बना होता तो देखें जब रेला आ रहा था स्वाद से तो हमारे पास तकरीबन 72 घंटे थे, तो हम कालाबाड़ डैम को ग्रेजुअली रिलीज़ कर सकते थे, फिर पीछा के पानी फिल होता। तो ये बातें करना, ये एक बड़ा नैरेटिव पाकिस्तान में डेवलप उस वक्त हुआ जब हमने कालाबाड़ डैम नहीं बनाया, और उसके बनाने का नुकसान ये हुआ है ना सिर्फ फ्लड मिटिगेशन का, पाकिस्तान में गैस के रिजर्व डिप्लीट हुए। वो गैस जो कि हमने इस्तेमाल करने से इंडस्ट्री में, वो गैस चलेगी IPPs में, क्योंकि बिजली बननी थी कालाबाड़ डैम से, वो नहीं बना सके। खाली LNG बनाए $54 बिलियन का लॉस हुआ है। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट स्टडी है जिसमें हार्डकोर इंजीनियरिंग चाहिए होती है। अब आप आ जाते हैं आपकी उस बात की तरफ। देखिए आजकल अभी एक सोशल मीडिया में एक सर्कुलेट भी कर रही है कि इंडियन जर्नल है, वो कहते हैं जी डैम्स को मैनिपुलेट करना चाहिए। डैम मैनिपुलेट उन्होंने किए हैं, लेकिन जून के महीने में जब बगलियार और किशनगंगा, उसके तो एविडेंस हैं, वो शायद रिपोर्ट मेरे पास भी आ गई। इस मौसम में इस कहते हैं ना, इस पीक में या इस फ्लो में चिनाब पे वो नहीं कर सकते, क्योंकि बगलियार, दलहस्ती और इवन सलाल में तो कैपेसिटी नहीं है। आप कह सकते हैं कि उनकी टोटल मिलके रावल डैम जितनी में नहीं है। ये इतने बड़े क्वांटम मेगा उसमें वो नहीं कर सकते। अलबत्ता यस, पाकिस्तान हैज़ राइट टू आस्क कि रंजीत सिंह सागर जो बड़ा डैम है रावी के ऊपर, इसकी डैम ऑपरेशंस कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ भी ये नहीं कर सकते, तो ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैनिपुलेट किया तो सुनिए, ये वार क्राइम है। ये वार क्राइम इज डिफरेंट देन वो जो कन्वेंशनल वार है। ये इस पर पहले इंटरनेशनल बड़े केसेस हो चुके हुए हैं। लेकिन एक बात बड़े क्लियर है, चूँकि हम थोड़े से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में, हम उनके साथ भी कनेक्टेड है। लैंड यूज़ चेंज हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। अब वहाँ पे फॉरेस्ट इतने कट हुए हैं कि तकरीबन 60% फॉरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ इंडिया की 4 कोर्स हैं। जब 4 कोर हैं, उनकी एक्सपेंशन हुई। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे, या मैं नहीं बल्कि हमारे जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं वो भी हैं, जब आप लैंड यूज़ चेंज करते हैं, देखें ना, पक्का फर्श बनाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर रन ऑफ बढ़ जाता है, फिर पानी की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होगी। ये पाकिस्तान को इशू रेज करना चाहिए। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक तकरीबन साल पहले मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी UN में, अलहमदिल्ला की जी वो अंडर कंसिडरेशन भी, उन्होंने नोट भी यहाँ भेजा। जो बात डिस्कशन है, एक होता है रिवर जोनिंग, रिवर रूट। रिवर रूट हमें 1976 में क्लियर करने चाहिए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फेडरल फ्लड कमीशन, उसका मैंडेट यही था रिवर जोनिंग करें। रिवर जोनिंग का मतलब ये है कि डिफाइन कर देंगे ये दरिया का रास्ता है। ये फ्लड रावी में, चनाब में, या उससे 88, 92 या इससे ज़्यादा नहीं आए। हमने एक्चुअली इंक्रोचमेंट रिवर्स के अंदर की है। और अभी मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के बाद सैटेलाइट सारा डाटा तो हमारे पास आ गया। रावी रिवर में और इवन चनाब रिवर में सिर्फ हेड मराला से थोड़ा नीचे, मेरे ख्याल 200 गज पे जितनी इंक्रोचमेंट है, डेरे बने, सब कुछ बने, इट्स अ क्राइम। लेकिन इसके लिए ऑर्डिनेंस भी है, सब कुछ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये इम्प्लीमेंट करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी एक, और इसकी सुपरविजन करनी थी फेडरल फ्लड कमीशन ने। लेकिन एक बात जो हमने ऑब्जर्व की है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा, हमारे, आप देखें कि आज सुतलज के, आप अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे जी, सुतलज के बांध टूट गया, फ्लांट टूट गया, ये टूट गया।
जब 2022 का फ्लड आया तो डच दुनिया में हॉलैंड या डच उनसे बड़े वाटर एक्सपर्ट्स कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ दुनिया में कैसे पानी को मैनेज किया जाता है फ्लड को, ये डच को पता है। जब वो आए तो उन्होंने कहा जी आपके पाकिस्तान में तो ना इरिगेशन डिपार्टमेंट्स को ना फ्लड कमीशन को बंद बांधने का डिज़ाइन करने का तो पता ही नहीं है। ये तो 1840 का एक बंद था, उसी को ही वो कहते हैं ना रेप्लिकेट कर रहे हैं, जबकि जो बंद जो जिसे कहते हैं एमेंटमेंट ये होता है साइट स्पेसिफिक। मुझे एक ब्रेक लेनी है। फ्लो जिसमें ग्रेडियंट एंड वेलोसिटी वो जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है, फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है, सॉरी माजरत के साथ मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी कि तो हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अरशद साहब इस वक्त मौजूद हैं, नौरीन साहिबा हैं और सैयद सलमान मेहदी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। कुछ टेक्निकल बातों के साथ साथ अब हम बात करेंगे जो इस वक्त पोस्ट सैलाब जो सूरत हाल है, गवर्नेंस रिलेटेड जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो कहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और चूँकि हम पानी के बहाव को लेकर दरियाओं की टेक्निकल सूरत हाल पे बात करें, उसके लिए अरशद ए चबासी हमारे साथ मौजूद है, नौरीन हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ के अंदर सैयद सलमान मेहदी हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, मैं आपसे एक सवाल करने के बाद अरशद और नौरीन साहिबा की तरफ भी जाऊँगी। हमने देखा है, चले अब ये तो हमने डिस्कशन कर ली कि जी हमें पहले ऐसे करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, बिकॉज जो तबाही जिस बड़े पैमानों के ऊपर हुई है और जो देहात वो लोगों के घरों से लेकर उनके कारोबार, उनके मवेशी सब ये सैलाब बहा कर ले गया है। क्या इस वक्त आपको पिक्चर लगती है, चूँकि आप हल्के की सियासत भी करते हैं, आप ग्राउंड में भी जाते हैं, क्या इस वक्त जो सैलाबी कार्रवाइयों के हवाले से हो रही है चीज़ें? अर्मिला, बात यह है कि जो मैं अपनी बेल्ट की बात कर लेता हूँ पहले। जी बिल्कुल। लोडन की, साउका की, ये सतलुज अफेक्टेड बेल्ट है। ठीक है। जो अगले 2 दिन में पानी का बहाव आ रहा है, आज 2 सितंबर आई ज़ूम, तो 4 और 5 को अल्लाह रहम करे सिचुएशन अपनी पीक पे होगी ख़राब। इस वक्त गवर्नमेंट का एक ही इदारा है जिसको मैं कहूँगा कि सितारा इम्तियाज़ या कुछ देना चाहिए, वो है रेस्क्यू 112। जो लड़के बेलॉस जेन्युइनली लोगों की ज़िंदगियाँ, उनके जानवरों की ज़िंदगियाँ बचाने में लगे हुए बिल्कुल, और बग़ैर अपनी खुद नुमाई के। बाकी सारी पॉलिटिकल कम्युनिटी सिर्फ खुद नुमाई पे लगी हुई है। मैं उस हिस्सा हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे। अच्छा, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, मैंने और दोस्तों ने हमने मशवरा किया कि यार एक बंदे का जिसका सब कुछ रुड़ गया है, उसके पास जाके उसको गले मिल के फ़ोटो खिंचाने से उसको हम क्या रिलीफ देंगे, अपनी खुदनुमाई करेंगे ना सिर्फ। तो हम दोस्त मिल के एक फ़ंड बनाते हैं, किसी गरीब का बच्चा जो कि बिल्कुल उसके कपड़े भी गए सब कुछ, उसको कोई बिस्किट का पैकेट खिला दें, किसी को कुछ 7 अप दे दें, किसी को कोई खिलौना दे दें। कुछ करना है तो ये करें कि जब किसी को कोई आसरा दे सके। हम कुछ खाली जाके तस्वीरें खिंचा के, अब मेरे हल्के में जितनी हुकूमती कैंडिडेट्स हैं, टोटल फ़ोटो सेशन, और जिधर जिधर दरिया में सैलाब आया है उधर अपने सपोर्टर के डेरे पे जाके अपने जो 50 बंदे साथ लेके गए हैं उनकी भी चाय रोटी उनसे पी रहे हैं। ये लोगों ने मुझे बताया और ये पब्लिकली है सरेआम। मेरा एक कलीग है फैसलाबाद तांदेवाला तहसील से MP है, नूर शाहिद नूर, उसने इतनी खूबसूरत कल एक पोस्ट लगाई है कि जितने सैलाब ज़दगान उसके एरिया में आएंगे, जब तक वो अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे, वो उसके घर से उनको सुबह दोपहर शाम फ्री खाना मिलेगा। यार ये इस काम को सलूट करो, ये काम है जो करने वाला है। कल मैं देख रहा था रात को हमारे चिश्तिया के MP आतिफ मतियाना, वो अपने जेब से क्रेन लेके आया और सारी रात किसानों के साथ मिल के, ये वो स्वेटिंग लाइक हेल, उसने बन खुद तैयार कराया। ये है काम करने वाला। आप अर्मिला इस सिर्फ सैलाब के ड्यूरेशन में टिकटॉक ऐप पाकिस्तान में बंद कर दें तो इल बी अ बिग हेल्प इस पूरी कौम के ऊपर खुद नुमाई। अच्छा जी, जितने सरकारी अफसरान हैं वो अपने काले नए ब्रांड न्यू 1.5 करोड़ के अवाम के पैसों के डाले मेन पे इधर से जा रहे हैं, मेन पे उधर से आ रहे हैं। बस मेन रोडों पे नज़र आ रहा है कि वो AC DC साहिबान फेर रहे हैं। यार तुम कच्चे में जाओ, उनको देखो, तुम्हारे पास तो हुकूमती फ़ंड है, तुम्हारे पास हुकूमती मशीनरी है, तुम्हारे हुकूमती टीमें हैं, उनको तो उन तक तो कुछ पहुँचाओ। अगली बात जो कि बड़ी पेनफुल है, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने वीडियो देखी है कि PTI की एक तंजीम है ISF, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, वो ISF के लड़के अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके मिनरल वाटर और बिस्किट्स बांट रहे हैं और पुलिस आके उनको गिरफ्तार कर जाती है।
कैन यू बिलीव इट कि सैलाब ज़दगार में बिस्किट पानी बांट रहे हैं अपनी जेब से और पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। आई हैव द वीडियो इन माय फोन। सलमान, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, हेडलाइंस का वक्त हुआ है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। गुफ्तगू हम करें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, और इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर गजनफर अली खान ने, जो कि माहिर ज़रिए अमूर हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमें आपने वक्त दिया। मैं नौरीन हैदर साहिबा की तरफ सबसे पहले जाऊँगी, चूँकि अच्छा ओके ठीक है, उनसे जैसे ही रब्ता हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि हम डिस्कशन का आगाज़ करें। इस वक्त चूँकि अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, हम अभी ऑफ एयर भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि एक तो लोगों के घरों का, उनकी जो ज़रूरी ज़मीन है उसका नुकसान हुआ, फिर लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। ये वो फैक्टर्स हैं, और जिन इलाकों का, जिन देहातों का हम जिक्र कर रहे हैं, मोस्टली आबादी का जो सारा सेटअप है वो सी बेस के ऊपर चल रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमने इवन 2010 में भी देखा, 2022 में भी देखा कि जिनका नुकसान हुआ था इस सैलाब की सूरत में, वो कहीं ना कहीं कंपनसेट नहीं हो पाया, और वो आज तक उनकी जो कंडीशन है फाइनेंशियल भी और वैसे भी उनकी लाइफ जो ट्रॉमा है वो नहीं रिकवर कर पाए लोग। ये बात दुरुस्त है। ये बहसीत कौम हम सभी ज़िम्मेदार हैं इसके, कोई एक शख्स, कोई एक हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है। आपको पता है कि हुकूमत के भी महदूद वसाइल होते हैं, और जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, जो भी हमारी टैक्स है, नॉन टैक्स है, उसकी बेस पे ही हमारे बजटिंग होती है, बजट बनते हैं, वहीं से एलोकेशंस होती हैं। तो जितना हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे उसी हिसाब से खुशहाली आएगी। अब जो लोग अफेक्ट हुए हैं इसमें पार्शली वो ख़ुद भी ज़िम्मेदार होते हैं। आप सबके नॉलेज में है कि हमने अपने दरियाओं के बेड्स के अंदर जाके घर भी बना लिए, हमने उस पर कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दी। नेशनल लेवल पे जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही। जो सबसे ज़रूरी काम था फ्लड मिटिगेशन के हवाले से, बहुत से लोग जो कहते हैं कि डैम्स और बनने चाहिए, नो डाउट डैम्स भी बनने चाहिए, लेकिन वेटलैंड्स की डेवलपमेंट थी असल में। वेटलैंड्स को हमने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही। तो वेटलैंड्स अगर हम बरकरार रखते तो ये दरियाओं का बहाव खुद स्लो डाउन भी हो जाता और मैनेज भी हो जाता। बजाय इसके कि हम वेटलैंड्स और डेवलप करते, हमने एग्जिस्टिंग वेटलैंड्स को भी एनक्रोच कर लिया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें सभी जिम्मेदार हैं, कोई एक शख्स, कोई एक सेक्टर, कोई एक स्टेक होल्डर everybody is responsible. So everybody has to bear the brunt of nature. अब नेचर ने तो अपना काम करना है, नेचर विल नॉट स्टॉप। जो इसमें एग्रीवेट हुई हैं चीज़ें वो हुई हैं क्लाइमेट चेंज से। बिल्कुल सही। अब क्लाइमेट चेंज में लास्ट टाइम भी मैं आपके पास हाजिर हुआ था, मैंने गुजारिश की थी कि पाकिस्तान का ग्लोबल इमिशंस में जो हिस्सा है दैट इज़ लेस दैन 0.5%, वेयर एज हम टॉप 10 जो क्लाइमेट हिट कंट्रीज़ में हैं। तो इसमें हमें वर्ल्ड ने सपोर्ट करना था। जो कमिटमेंट्स भी हुई हैं, आज तक वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई, तो उसका जो खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अब जब क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी क्लाउड बस्टिंग होगी, आपके ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, पानी इस तरह से आएगा, तो ये फैक्ट पानी तो नहीं रुकेगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके मिटिगेशन के मेजर्स ले सकते हैं। तो मिटिगेशन के मेजर्स में साइड बाय साइड विद फ्लड्स और छोटे डैम्स और बड़े डैम्स जो बनाने हैं, वेटलैंड्स पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, जो मेरा इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है। और इसके साथ जो ज़राअत में काम होने वाला है, अब चूँकि मैं ज़राअत से वाबस्ता हूँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज़ की डेवलपमेंट, उस पर हमने अभी तक खातिर खा काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज़ में जहाँ पे आपको ड्राउट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ चाहिए, क्योंकि ये स्पेल्स आते हैं ना, साल के कुछ महीनों में पानी की कमी हो गई तो आपको ड्राउट का सामना है। बिल्कुल। जब सडन ये ग्लेशियर्स पिघल गए और क्लाउड बस्टिंग हो गई, बारिशें हो गई, तो आपको फ्लड्स का सामना है। तो ड्राउट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ के साथ साथ हमें फ्लड रेजिस्टेंट वैराइटीज़ भी बनानी है। राइट। अनफॉर्चुनेटली आज तक पाकिस्तान में किसी फसल में एक भी फ्लड टॉलरेंट वैरायटी हम नहीं बना सके, एक भी नहीं है। ड्राउट के में फिर भी कुछ ना कुछ काम हमने किया है। हमारे पास कुछ क्रॉप्स में ड्राउट रेजिस्टेंट या ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज मौजूद है। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है आपका
लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। आपको पता है कि एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर जब इसको आप लेते हैं तो उसमें लाइफ स्टॉक का शेयर ज़्यादा है क्रॉप सेक्टर से। बिल्कुल सही। ठीक है, अब डिपार्टमेंट जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, बेसिकली वो क्रॉप डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ठीक है। लाइफ स्टॉक का शेयर ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 60% है, या इससे भी अब शायद बढ़ गया है। तो लाइफ स्टॉक की जो कंजम्पशन है वो फॉडर की है, जाहिर है जानवरों ने चारा खाना है। अब फॉडर की वैरायटीज डेवलप कौन करता है? वो करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो लाइफ स्टॉक नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ स्टॉक की? इस पे फीडबैक नहीं है, किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कोई जो रिवर्स फ्लो होती है इंफॉर्मेशन की वो नहीं जा रही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। वो अपने तौर पे जो बेहतर समझते हैं वैरायटीज़ बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। जो लाइफ स्टॉक की रिक्वायरमेंट है एज सच, उसकी न्यूट्रिशन के हवाले से, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी के हवाले से, उसकी पैलेटेबिलिटी के हवाले से वो फीडबैक नहीं जा रही। लाइफ स्टॉक आज खुद फॉडर वैरायटीज़ पे काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा जो डिस्कनेक्ट है, गैप है, जिसकी वजह से हमारे गोश्त और दूध की पैदावार भी कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नौरीन हैदर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नौरीन साहिबा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने बात की है। आप बहुत सारे ऐसे फैक्टर अभी जहाँ हम अंडर डिस्कशन भी ला रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम ह्यूमन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमें सिग्नल्स दे रहा है और हमें नज़र आ रहा है कि विद ईच पासिंग ईयर ये चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होंगी और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जी, तो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं चूंकि आपका प्रोग्राम एक बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे होंगे, तो मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ताकि किसी के जहन में इबहम ना रहे। अभी आपके जो माहिर आबी उमूर, शायद आप अब्बासी साहब गालिबन नाम है, मैं देख तो नहीं पा रही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी हमारे से बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं इंडिया और चाइना, और उन्होंने बेशुमार डैम्स बनाए हुए हैं। एक ने 24,000 बनाए हैं गालिबन, एक ने 8,000 बनाए हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ जनाब, मेरी रहनुमाई फरमाएं और बता दें कि सलाल और बगलेहार के अलावा स्टोरेज कैपेसिटी का डैम तीसरा कौन सा है जनाब के ऊपर? ये जो डैम्स की तादाद ये गिनवा रही है, ये रन ऑफ द रिवर्स होते हैं और इनके साथ कैपेसिटी स्टोरेज के लिए कोई झीलें नहीं होती। ये रन ऑफ द रिवर डैम्स जो हैं ये पानी की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, आपके जो वो MPA साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नहरें खराब हो जाएं तो हम दोबारा बना लेंगे। आपको अंदाजा है कि एक एक नहर कितनी कीमती होती है और उसके साथ कितनी मिलियन लोगों की रोजगार वाबस्ता होती है, जिन्होंने उन नहरों से अपने देहातों में अपनी क्रॉप्स उगानी होती हैं। हर चीज को इतना नॉन साइंटिफिक लेना और उसके ऊपर अपने ये कमेंट्स देने की पानी आए तो आप 4 देहातों को बचाने के लिए नहरों में पानी छोड़ दें। हर चीज के SOPs होते हैं, हर चीज को उसके हिसाब से मैनेज करना होता है और ऑप्टिमम बेहतरी देखनी होती है कि कौन सी चीज में। क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी जनाब। क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान पे मुरत्तब हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ना क्लाइमेट को बदल सकते हैं, ना आप सैलाबों को यानी कि बारिशों को रोकने पे कादिर हैं, ना आप ग्लेशियर्स के मेल्ट होने पे कादिर हैं। आप क्या कर सकते हैं? You can live with the hazards. You can learn to adapt and live with it. जो आप कर सकते हैं आपने वो करना है। जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान आज अपनी ज़ीरो एमिशंस भी कर देना तो जो इंटरनेशनल एमिशंस हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं और वो उनके ऊपर पाकिस्तान का कोई बस नहीं है, वो पाकिस्तान उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो करना है और करना ये है कि आपने अपने दरियाओं की चौड़ाई को ऑप्टिमाइज करना है, उनके ऊपर बेहतर तरीके से स्पर्स और बंद बनाने हैं, आपने लोगों को तजावुजात से हटाना है और अगर पहले नहीं हुआ तो अब करें। आखिरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम से इजाजत लूंगी कि ये तो रिवराइन फ्लड्स हैं। अभी आपके आबी माहिर साहब ने कहा कि जी डैम बनाएं, और सैलाब किन रिवर्स में आया हुआ है? चनाब, तवी, सतलुज और रावी, ये हैं वो रिवर्स जो कि हाई फ्लड में हैं, जिनकी वजह से पंजाब इनंडेटेड है। और मिसाल ये दे रहे हैं कालाबाग की।
कालाबाग डैम जो इंडस के ऊपर है, ये रिवराइन फ्लड जो इस वक्त आए हुए हैं, ये इंडस का फ्लड नहीं है, ये चनाब का, रावी का और सतलुज का फ्लड है। इसमें कौन सी जगह है ऐसी जिस जगह पर वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और जिस जगह वो पंजनद में आकर मिल जाते हैं? मुझे बताएं कौन सा पहाड़ी इलाका है बीच में जहां पर बड़े बड़े डैम्स बन सकते हैं? ठीक है, ठीक है। मस्ट सवाए स्टोरेज रेजर्वॉयर्स के जगह कौन सी है डैम्स की? मुझे जरा जवाब तो देने ये बातें ना इंडस का आप हर सर जवाब जरूर मैं सुनना चाहूंगी। अच्छा जी, पहली एक तो बात ये है कि तरह क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस से जो बात कर रही है, जो बहुत ज़्यादा चली हुई है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, लेकिन बात ये है कि कभी आपने हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ फ्लड इन दिस सब कॉन्टिनेंट, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वैनिश्ड हुए आज से 5,500 साल पहले। इसका जो रिसर्च की है वो आर्कोलॉजिकल एक्सीलेंस सेंटर पेंसिल्वेनिया में की है, ये फ्लड की वजह से हुआ। एक बात, फ्लड जो है, देखिए क्लाइमेट चेंज की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस हुई है मिड 60s एंड मिड 70s, और 50s में कितने फ्लड आए हैं? ये कम से कम 4 आए हैं। 60 में कोई फ्लड नहीं है, कोई बंदा प्रेडिक्शन इस पर नहीं कर सकता। दूसरा बीबी, मैंने कब कहा है कि वहाँ पे डैम की कोई वायबल साइट है? लेकिन एक वायबल साइट है चनाब के ऊपर, वो कौन सी है? उसका नाम है चिनियोर डैम। लेकिन एक बात सुन लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आज कालाबाड़ डैम बना होता, वुड हैव इन प्लेस, तो क्या होता है 1800 मिलियन यूनिट 2090 से हमें मिल रहे होते, तो हमने जो गैस आईपीपी में इस्तेमाल की बिजली पैदा करने के लिए वो सेफ होती। और आप मुझसे पूछे जिसने काम एलएनजी पे भी किया हुआ है, आज हमें $54 बिलियन का लॉस ना होता जो हमने एलएनजी में किया, क्योंकि पानी से हमने बिजली बनानी थी। इसका एक और है, आप कभी देखिए लैग टाइम कितना है खैराबाद से लेके वहां तक। ये पाकिस्तान के फ्लड, पाकिस्तान की जो रिवर्स हैं, इसमें कालाबाड़ बेशक वो कंट्रोवर्शियल हो गया, लेकिन आप दुनिया में किसी जगह चले जाएं, मुझे लेके चले जाएं, तो मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट वायबल साइट। लेकिन व्हाट अबाउट द अखोड़ी? हमारे पास साइट सिर्फ 3 है। एक बात, इनकी बात ठीक है, एक स्कर्दू में, एक अखोड़ी है और कालाबाड़ डैम है। तीसरी हमारे पास कोई वायबल साइट नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं बीबी को एक बात फिर इंडस की आ गई ना जनाब, बात फिर इंडस की आ गई। नहीं, सुने आगे बात। बाकी दरियाओं आज आपने देखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप कहते नहीं पाकिस्तान में ये नैरेटिव बिल्ड किया गया 2010 के फ्लड में, जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने कहा जी क्लाइमेट चेंज में डाल देते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज भी देखिए हमारी स्टैंडिंग कहाँ है। ये वो मुल्क है जहाँ पे हम एलपीजी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं। मुझे 2 साल लैब में एक एक्सक्लूसिवली काम करने को मिला कि देखिए पाकिस्तान में फ्यूल अडल्ट्रेशन कितनी होती है, स्पेशली पेट्रोल और डीजल में। अभी भी आपने अभी काम करना है। आप अभी तक हम यूरो 2 में फंसे हुए हैं डीजल और पेट्रोल में, जबकि इंडिया वो जा चुका हुआ है, इसके ऊपर 6 पे जा चुका है। आपको रियल टाइम मुझे डाटा तो मैं आपको दे देता हूं। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन कि जी वो उनकी वजह से हुआ। ये तो यहाँ बैठ के क्लाइमेट चेंज के लोगों ने वो काम किया। यस, इनदर एक काम, ये जैसे यंग बंदा बैठा हुआ है, हमने, मुझे 10 साल हो गए जी एक काम करते हुए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई सर्च एंड ग्लेशियर को पीस पार्क कन्वर्ट करने में। बेशक इंडिया ने कह दिया था यस हम बनाने को तैयार है, हमने ग्लेशियर्स को बचाना है। वजह रीज़न ये है कि ये सेंसिटिव इंडिकेटर्स है। एक बात, दूसरी बीबी ने कहा कि जी कौन से डैम को मैनिपुलेट किए। जुलाई के महीने में बगलियार, दलहस्ती, सलाल को मैनिपुलेट किया। इस फ्लड में वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैंने जैसे पहले कहा कि 32,000 एकड़ फीट तो इसकी जो मैक्सिमम बगलियार की है, इतने बड़े फ्लो में वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यस, रावी में रंजीत सागर डैम पे हो सकता है, लेकिन हमें डैम मैनुअल देखना पड़ेगा। लेकिन आप हजारों गिनवा रहे थे। अच्छा, एक और बात भी है। अब ये एक्चुअली एक लाइन तकाजा, एक ये ना मेरे ख्याल में शायद मैं ही केस फाइल कर दूं। डैम्स को मैनिपुलेट करना इज अ वार क्राइम। अगर पाकिस्तान को चाहिए कि 24 घंटे के अंदर पता करे कि ये क्या इन्होंने डैम मैनिपुलेट किया है या नहीं किया, ये हमें नहीं पता। हम ऑफ द कफ यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। हमें रंजीत सागर डैम जो सबसे बड़ा है रावी के ऊपर, हमें उसके पता नहीं कैसे ऑपरेट किया। हमें बाकरा डैम जो सतलज के ऊपर है, वी कैन नॉट से ऑफ द कफ हियर। एक बात शायद मैं ही रिकमेंड करूंगा कि अब मेरे ख्याल में इट्स टाइम कि आ चुका हुआ है कि हम कहें यूएन को कि इनके जितने भी डैम हैं वो रियल टाइम पाकिस्तान की भी एक्सेस होनी चाहिए कि मैनिपुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अलबत्ता एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबटल गया है नरेंद्र मोदी को,
जिन्होंने कहा था शाहपुर कुंडी डैम जो कि बैराज था रावी रिवर पे के वाटर एंड ब्लड कैन नॉट रन टुगेदर, तो इवन हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त भी कह रहे हैं कि मोदी लिसन, ये देखो कितना स्ट्रांग रिबटल आया, रोक सको तो रोक लो ना, पानी को रोकना था ना आपने। बिल्कुल एक सही। बात, दूसरी एक बड़ी खतरनाक बात हम यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, पता नहीं किस स्कोट एजेंसी ने कहा जी डैम बनाए डैम बनाए। ये बीवी की बात सही है। मेरे ख्याल में मुझे कोई 25-30 दफ़ा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ इसी ये इंडस वाटर ट्रीटी में। मेरे ख्याल में ये नैरेटिव इंडियन बड़ा अच्छा इस्तेमाल करेंगे। ये देखें ना जी, ये डैम इनको चूँकि फ्लड रोक नहीं सकते तो हम इनको डैम बना के दे रहे हैं, ये ऑलरेडी उनकी कंसिडरेशन में है। एक बात, ये यंग बच्चा जो बैठा हुआ है MPA, यार बात सुने, आपने जो रिवर बेड है इसको, जो मैक्सिमम फ्लड था 88 का, आपने इसकी डिमार्केशन करनी है, इसे कहते हैं फ्लड जोनिंग, और अब तो वाया सेंसर हो सकती है। आपने एक काम करना है, ये जो है ना ये प्लाव बांटने वाला काम प्लीज छोड़ दें, एक काम कर दें, आपको तारीख याद रखेगी। ये इसके पास, बंदे के पास पोटेंशियल भी है, एनर्जी भी है, और आपने कोई काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया। और एक बात, ये जो हमारे पास जो चलिए साइंटिस्ट मुझे बैठे हुए थे, हाँ, मुझे अर्शद साहब जरा कमेंट सलमान और डॉक्टर साहब से भी लेने दें, क्योंकि अभी आप दोनों का मौक़िफ़ हमारे सलमान पास से मुझे बड़ी होप है, और डॉक्टर नसरीन भी एक क्वालिटी पे काम करेंगी लाजमी। ठीक है, आप कुछ बोलिए। जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश करूं जी, मैंने पिछले बजट सेशन में जो मेरा हल्का है जी साउ का, उसको, उसके सामने से सतलुज गुजरता है और वो कनेक्ट होता है, उसके सामने चिश्तियाँ, 2 तहसीलें हैं, बीच में रिवर सतलुज फ्लो कर रहा है, और आबादी को ये 3 किलोमीटर का जो फासला, ये 110 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रिज की ज़रूरत थी जो नहीं है। मैंने पिछले बजट में मिन्नत की गवर्नमेंट की कि आप ये ब्रिज बनाएं, 4 लाख की आबादी इधर बैठी है, एक दूसरी तहसील बैठी है, लोगों को 150 मील घूमना पड़ता है। इस बजट में भी कहा अगर वहाँ पे एक ब्रिज बन जाए, ऑटोमेटिकली बन जाना था, बन जाना था, साउके ने ऑटोमेटिकली बच जाना था। तो ये तो इतनी दफ़ा आवाज़ उठाई है हमने कि आप इस रिवर की डिमार्केशन करके इस पे एक पुल बना दें। आपने पता नहीं कितने खरब का फिर पंजाब का बजट दिए, एक ब्रिज पे आप क्या कॉस्ट है, आई डोंट नो कितनी होगी, ये तो मैं तो सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। तो वो ब्रिज अगर बना होता आज साउकर चिश्तियाँ, ये दोनों मेजर तहसीलें डूबने से बच जाती, लेकिन नो वन, किसी ने कान नहीं धरा। दूसरी बात, जैसे मेरे बड़े मोतबर हैं भाई हैं, बड़े मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं इजाजत मैम एक सेकंड सर जी। अब मैडम फरमा रही हैं कि जी 3 डैम्स की साइट्स हैं पाकिस्तान में, तो ये बात आप अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर सूबाई को बताएं ना, जो 80 डैम बनाने निकली हैं, वो तो उनको पता है कि वो 80 डैम्स की साइट्स किधर है। वो अगर 3 डैम्स की साइट है तो ये इन्फॉर्मेशन यू शुड पास टू द इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। आई होप कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो डिस्कशन ये एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं पहुंचे, बिकॉज वी बिलीव कि ये एक्सपर्ट्स ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने में। नौरीन साहिबा आपका शुक्रिया, आपने जाना था, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नौरीन हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू वेरी मच जी। सलमान आप कंटिन्यू करें। वेरी ग्रेटफुल जी, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू थैंक यू जी। सबसे अच्छी बात यह है कि रिवर सतलुज की, जब हम सतलुज की भी बात करते हैं ना, उसकी डिमार्केशन, उसके बेड की इतनी ज़रूरी है, और उसके पीछे आगे जो आबादी है उनको टाइम पे कहीं पे भी अकोमोडेट करें। बात यह है कि ये बड़ी इनह्यूमन बात है कि जब आप करते हैं कि जी नहर नुकसान हो जाए तो बड़ा खरबों का खर्चा है, और 4 चक डूब जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। यार ये मैंने तो ऐसी गुफ्तगू कभी सुनी नहीं। 4 चक्कों में 10,000 इंसान बच रहा है, हमने इंसान की जान को बचाना है कि नहर की दीवार हम फिर बना लेंगे। आपको पता है, मतलब मैं असेंबली में बैठा हूँ, कितना टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, हम लगा नहीं रहे सही जगह पे। पूछे, हम कटवाते हैं ना अपनी सारी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह अखराजात का एक भरमार है ना पंजाब असेंबली में, सिर्फ इस असेंबली के खर्चे कंट्रोल हो जाए ना तो हम आधा 10% सैलाब हम कंट्रोल कर जाते। आपको पता है कितने एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, स्पेशल एडवाइजर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोई लैंड क्रूजरों पे सरकारी फिर है, कोई यारिस पे, फलानी पे, कहाँ पे हैं सारे आज फ्लड। इस सारे इस टैक्स के पैसे को मैनिपुलेट करके खाई जा रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की ऑर्डर्स हैं कि हर कोई ऑन फील्ड एक होगा, बंदा भी ग्राउंड नहीं है। होगा। आप अपनी फुटेज, आप तो मीडिया, आप एक चैनल रन कर रहे हैं, आप लोग, आप मुझे बता दें अगर कोई है तो। और जहाँ पे कोई लोकल बेचारा अपनी मदद आप करना चाहता है, उसको आगे धक्के मारते हैं कि नहीं ये तुम्हारी खुद नुमाई है। यार खुदा का खौफ करें। कोई एक, आप इतनी बड़ी टीम कैबिनेट की, मैंने शायद बचपन से मुझे नहीं याद, स्पेशल एडवाइज़र और एक नया आगे जी कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर को 50 वो होने, और वो सारे वजीरों वाले प्रोटोकॉल्स का फिर रहे,
और जब सैलाब की मदद आती है तो जेब से कोई 1 रुपया नहीं खर्चना चाहता, 1 रुपया। तो फिर इस मुल्क के ऊपर अजाब तो अल्लाह ने हमारी हरकतों की वजह से हम आज इस हालत में बैठे। लेट्स बी मतलब थोड़ा सा ना कैंडिड हो जाते हैं ना। बात ये है जैसे कि अगर कोई बीबी ये कह रही है, ये तो मेरे लिए इट इज़ अ बिग लेसन कि 4 चक्कों को बचाने के लिए हम नहर तोड़ लें। आप मुझे बताएं कोई इंसान ऐसी बात, मतलब मैंने तो किसी इंसान से ऐसी बात कभी सुनी नहीं। हमने ये सुना है कि इंसानी जान जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन के जानवर भी जो एक जानदार चीज़ है उसको सेव करो, सेव करना है। डॉक्टर साहब ये भी जो बात हो रही है इसमें हम थोड़ा सा अगर डिस्कशन में लाएं कि हमने रिवर बेड्स उसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी आपने पहले बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो आपस में लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर का एक गैप देखा है वो समहाउ हम अब इस डिज़ास्टर के अंदर वो ये फील कि ये चीज़ ट्रिगर हो रही है। अब हम कंपनसेट, क्योंकि जिन क्रॉप्स का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे चावल हो, गंदम हो, कपास हो, इस सारे सैलाब ने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उन क्रॉप्स को मुतासिर किया। और अब कल हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे कि सब्जियां अभी से महंगी हो रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हमें जो फूड है या गंदम है या चावल है या ये चीज़ें हैं, इसका शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं। अब तक अभी चूँकि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आई, जी जी, अंदाज़ा है कि 12 से 13 लाख एकड़ पंजाब में अफेक्ट हुआ है। और अब जैसे जैसे ये सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रकबे पे अफेक्ट होगा। उससे ज़ाहिर है जो फसलें इस वक्त लगी हुई हैं वो मुतासर हो रही हैं, जिसमें कपास भी है, चावल भी है, आपके चारा जात भी हैं, सब्जियां भी हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे प्रिवेल कर रहा हो हमारे मुल्क में, चूँकि डिमांड एंड सप्लाई पे फ्री मार्केट्स हैं ना जी, आपकी कंट्रोल मार्केट तो सिर्फ दूध गोश्त 2 चीज़ें हैं, या टू सम एक्सटेंट दालों की कीमतें मुकर्रर होती हैं, बाकी सारा कुछ तो फ्री मार्केट के तौर पे चल रहा है। तो फ्री मार्केट में फिर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाईज कम होंगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और कतई नज़र इसके कि वो प्राइसेस ऊपर जाने के बावजूद फार्मर को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, वो अपने सिस्टम के अपने नकाइस हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये फिनोमेना तो आएगा। अब इसको मिटिगेट करने के लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है, और गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए तो उसमें एक पॉजिटिव तरीका होता है और एक नेगेटिव तरीका है। हमारे यहाँ दोनों ही बाज़ का कभी कोई चलता है कभी कोई चलता है। पॉजिटिव तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पॉट प्राइस अनाउंस कर दे और एक पोर्शन, एक स्मॉलर पोर्शन ऑफ द टोटल सप्लाईज गवर्नमेंट खुद से परचेज कर ले ताकि मार्केट स्टेबलाइज रहे। और नेगेटिव ये होता है कि जो कुछ अर्सा पहले हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के ज़रिए जाके मंडी में खड़े होकर कह दिया कि इससे कम पे बोली नहीं होगी या इससे ज़्यादा पे बोली नहीं होगी, बाउंड कर दिया, ये नेगेटिव मेयर्स हैं। बहरहाल गवर्नमेंट जो भी बेहतर समझे गवर्नमेंट इस पर इंटरवीन करेगी तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज़ ये फिनोमेना आएगा और लोगों को प्राइस हाइक का सामना करना पड़ेगा। अब एक आखिरी बात अगर आप इजाज़त दें, मैं अभी बजट की बात हो रही थी या ओवर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट बात हो रही, इस पर आपकी इजाज़त से मैं कमेंट कर दूं। मैं चूँकि बजट मेकिंग प्रोसेस में भी रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, पूरे मुल्क में जो भी पैसा खर्च होना है 1-1 रुपया वो बजट बुक में दर्ज होता है। पूरे सूबे में जो भी पैसा खर्च होना है 1-1 रुपया कहाँ कहाँ लगना है वो बजट बुक में दर्ज होता है। ये बजट बुक आपकी जून के पहले हफ्ते में फाइनल होकर प्रिंट हो जाती है और सर्कुलेट हो जाती है टू दी पार्लियामेंटेरियंस। बिल्कुल ठीक है। और पार्लियामेंट इसकी अप्रूवल देती है। सही। अब जब पार्लियामेंट खुद अप्रूवल दे दे और फिर पार्लियामेंट ही शिकवा करे कि यहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रही है, तो ये बात फिर मुझे तो हजम नहीं होती। हजम तो होने वाली बहुत सारी बातें। सलमान, मुझे एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रूर मैं आपको कमेंट का मौका दूंगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब डिस्कशन करते थे। सलमान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो लोग बजट पास करते हैं वो उस पर एतराज़ ना करें।
इशू ये है डॉक्टर साहब, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट बुक में लिखा होता है जी कि फॉर एग्जांपल C&W पे हम इतना पैसा लगा रहे हैं, कहीं वहाँ पे ये नहीं लिखा था कि उसमें से 25 करोड़ का ये हरा पेंट होगा, फिरोजपुर रोड पे साइकिल लेन जो कि फिर धुल जाएगा बारिश में और दोबारा होगा, और साइकिल लेन और के वो ऊपर बंद हो गई एक्सीडेंट्स है। होंगे। अब वो बाइक लेन बंद कर दी है हाँ, गवर्नमेंट ने, ठीक है, बंद कर दी है। मैं न्यूज़ चैनल्स पे देख रहा था। तो इस किस्म की बेहूदगी उन्होंने मेंशन नहीं की होती। पहली बात, अगर की हो तो हम उसको बिल्कुल करें, एंड बीइंग इन ऑपोजिशन वी कैन जस्ट पिन आउट थिंग्स। तो मैं आपको एग्जांपल, वाकई मैं डॉक्टर साहब आई टेल यू ऑनेस्टली, ये अवाम अच्छा खासा पैसा जनरेट करके दे रही है। अब अर्ज़ ये है कि अगर एक प्रोजेक्ट है 1 बिलियन का, अगर आप उसकी ऑडिट करवाएं, वो 40-45 करोड़ रुपए में तैयार किया होगा। अब वो तो हुकूमत नहीं कर रहे हैं, हम तो पिन पॉइंट कर सकते हैं। यानी इस तरह तरीक़ों से हुकूमत का, अवाम का पैसा यानी कि ना बिल्कुल इस बेदर्दी से खर्चा जा रहा है। आपने पंजाब असम्बली को देख लें, मैं बल्कि आपको दोनों को इनवाइट करूंगा सिर्फ पंजाब असम्बली आएँ। और मैंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस में बजट में बात की थी कि जितना हमारी क्रिपल्ड इकॉनमी है, एक गरीब मुल्क है हमें इतना बड़ा ऐवान, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम नई असम्बली में बैठे हैं, पुरानी असम्बली में बैठे हैं। एयर कंडीशनर्स का ही बिल एक छोटा सा देखें ना, इट्स जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन। तो जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे बुरा लगता है बड़ी नई असम्बली में बैठना, इसको बंद करें, ताला लगे, छोटी असम्बली में बैठें, एक AC में गुजारा करें। कि हम अपने घर में जब होते हैं तो जब पीक आवर आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC बंद कर देते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चार्ज करते कि यार महंगा पड़ेगा। तो जब असेंबली में अवाम का पैसा है तो हमें पीक आवर्स क्यों नहीं याद रहते? ये बातें हम तो करते हैं, उधर भी करते इधर भी करते, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये बड़ा मसला है। और जिन्होंने बजट, मतलब जो हुकूमत बजट पास कर रही है ना, बजट रोकना उनके बस में भी नहीं है। बस अब आप अगली बात ये हमने सुना ही नहीं है। और अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। अर्शी साहब, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें मेरा सवाल ये है कि जाहिर है ये जो प्लानिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बजा हैं, लेकिन एट द सेम टाइम समटाइम्स वी फील कि हमारी जो फर्दर लॉन्गर, हम शॉर्ट टर्म गोल भी, वैसे तो हम इकॉनमी या जब मईशत को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम हमेशा ये कंप्लेन कर रहे होते हैं जी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और हम लॉन्गर रन में नहीं सोचते और उसकी वजह से हमें ड्रॉबैक फील होते हैं। लेकिन हमारी इस क्लाइमेट चेंज या इन चीज़ों को लेकर, और स्पेसिफिकली अगर मैं नासा के हवाले से बात करूं तो 2000 लास्ट टाइम जब रिपोर्ट आई भी थी तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो सुपर फ्लड्स का कॉन्सेप्ट है ये एवरी 10 to 15 ईयर्स होगा। लेकिन हमने पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 2022 के बाद 2025 में, इवन आफ्टर 3 ईयर्स, हम इस तरह के क्लाइमेटीज को फेस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डू यू फील कि विद ईच टाइम ये जो गैप 10-12 साल का कहा जाता है जी कि इस तरह का कोई डिजास्टर बहुत टाइम बाद आता है, ये कम हो रहा है टाइम पीरियड? जी देखिए, आप पहले तो आपकी बात का जवाब ये है कि ये दुनिया में अभी तक बड़े बड़े सुपर मॉडल बने हैं, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सका। आप सब लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है कि 50s में तकरीबन 4 सुपर फ्लड आए थे, 60 में कोई भी नहीं आया, 70s में बहुत बड़े 2 सुपर फ्लड आए थे, उसके बाद 90 में 2 आगे थे, 2001 से लेकर 2010 तक कोई फ्लड नहीं आया। ये इसकी प्रेडिक्शन, कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं, हमें बेहतर उधर ना जाएं। लेकिन मैं एक जवाब जो आपके पास यंग मैंने बैठे हुए, सॉरी MP बैठे हुए, मैं इन्हें एक बात कहना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। मैं 36 ईयर्स हो गए इस क्लाइमेट चेंज, इसी वाटर, इसी एनर्जी में। सुनिए, किसी भी हाइड्रोलिक इंजीनियर का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो स्ट्रक्चर बताना होता है। ये SOP आपसे नहीं, आपसे तकरीबन 1000 साल पहले लिखेगी, चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, पहले उसका काम वो है। अदरवाइज क्या होता है, स्ट्रक्चर फेल होता है। ये 10 डैम फेल हुए हैं इंडिया में और तकरीबन 22 हुए हैं चाइना में। तरह वो देखिए वो क्या है, वो क्यों ऐसा, वो उसके डिजास्टर के, उसका डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट क्या आया था। ये ऐसे ही है कि जैसे ये मुझे कहेंगे जी बताएं ये एक मरीज को बेहोश क्यों करते हैं, या बताएं 2 + 2 4 क्यों होते हैं। सॉरी, इसके बाद नो मोर डिस्कशन। अलबत्ता दिस यंग मैन कैन डू वन थिंग, वो ये कर सकते हैं कि देखिए जिस तरह मोबाइल ऐप पे है, आज सेंसर के जरिए जितने भी पाकिस्तान की जो रिवर्स हैं, हम उनका जो फ्लो है वो ऑनलाइन मेजर कर सकते हैं। इंडिया ने कर दिया हुआ है। हम उनकी जो जिसके कहते हैं रिवर जोनिंग, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी हम कर सकते हैं। इन्हें कहें ये मिशन ये ले लें एक, और जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकती है, ये भी पॉसिबल है।
ये 2 काम करें, इस बंदे को नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अब आपकी बात। अच्छा सॉरी, मैं डॉक्टर अर्शद साहब सुने नहीं, मेरी बात। मैं सुन रही हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरा बड़ा कीमती टाइम है। नहीं, मेरा मैं आपको बिल्कुल भरपूर मौका दे रही हूँ। मैं आपकी ये बता दूं कि ये तहरीक इंसाफ से हैं, मैंने सिर्फ ये मेंशन करना था। ये क्या बात हुई, तहरीक इंसाफ से है या नहीं, मैं इसलिए बात कर रही हूँ। हाँ जी, ये इंसान है, ये क्या बात कर रहे हैं? सही बात है, ये क्यों नहीं कर सकता? ये क्या नहीं, बात की बिल्कुल आपने? कर सकते हैं। आप मेरी बात को गलत इंटरप्रेट मत करें। बनाए भाई, कमाल जी बात जी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने यही बात की है। मैंने अच्छा, ऑन अब द आपको लाइटर मैं साइड बताता हूं, बात की थी। ये मैं इस यंग मैन को कहना चाहता हूँ। एक और है, देखिए हमारे यहाँ, मैं भी शायद, मुझे बुलाया था एहसन इकबाल ने 2010 में, एक बहुत बड़ी थी विजन 2025 कि 2025 में पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकानमी होगी। हमारे सीनियर रहे यूनिवर्सिटी में, हमेशा मैं कहता हूँ यार तू कैसे कैसे ख्वाब दिखाता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट बड़े पाकिस्तान में बने। आप यकीन करें कि उसमें यह भी लिखा था कि दुनिया की जो टॉप पोर्ट होगी ग्वादर होगी। और आज से 10 दिन पहले मुझे लिखना पड़ा ऑपेड कि ग्वादर में प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया कि ना वहाँ पे बिजली है ना वहाँ पे पानी है। ये इस तरह के जो ख्वाब दिखाने के लिए हमारे एहसन इकबाल साहब बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। कभी उनको बुलाइएगा, कहिएगा। अब उन्होंने उड़ान दिखाया हुआ है, ये प्लानिंग कमीशन। अच्छा, मैं भी ADB की तरफ से वहाँ पे रहा हूँ, कैसे कैसे वहाँ पे बनते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकती। हमारे जो दोस्त बैठे वो देख नहीं सकते। इसलिए हमारे हमसाए में एक बंदा है, वो कहते हैं चिट्टा अनपढ़ है, वो स्कूल ही नहीं गया। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, वो टी बॉय है। उसने प्लानिंग कमीशन ही खत्म कर दिया। उसने कहा यार ये क्या कर रहे हो, शो मी रिजल्ट ऑन द ग्राउंड। हमें बंदे वो चाहिए जो ग्राउंड पर रिजल्ट शो करें। मुझे ग्वादर में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे इंजीनियर्स का, उन्होंने कहा जी ये प्लानिंग कमीशन से जो डिज़ाइन आते हैं डैम के या किसी चीज़ के, वो पता नहीं वो फिट ही नहीं होते। हमें हमारा एक्चुअली गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कोलैप्स हो चुका हुआ है। और आपने बात की, मुझे बड़ा दुख लगा है कि ये PTI का है। मैं कहता हूँ ये PTI का या JUI का है, जिसी का भी है। कोई बंदा एक दिन ये यंग मैन खड़ा हो जाए कि यार मैं 2 काम करूँगा। एक तो मैं करूँगा कि जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं, ये मैंने मॉडल 2008 में बनाया था, इनको ऑनलाइन करूँगा। चाहे ग्वादर है, चाहे सुतलज में पुल बन रहा है, रियल टाइम आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप पे भी आ गया होगा। एक, जितने भी जो रिवर जोनिंग है, इसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि देखें कोई इंक्रोचमेंट जिसने किया, फौरन पता लग जाएगा मोबाइल पे कि ये देखिए उसने ये की है। यार ये काम कोई तो बंदा होगा यहाँ पे, कोई माइका लाल कोई उठेगा, कोई कहेगा हाँ जी। देखें ये दावेदार तो सारे आते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान में, हमसे तो बड़ा कोई वफादार नहीं है। हमने काम बड़े कम देखे। मैं आज आपको बताऊं, मैं शायद 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद केस फाइल कर दूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में कि इंडिया ने मैनिपुलेट किया या नहीं किया, लेकिन बगलियार किशन गंगा को उन्होंने जून में किया और अभी तक हमने केस फाइल नहीं किया। ठीक है, ये बातें सारी देखें, माशाल्लाह आप खुद टीवी में हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, कैसी कैसी खूबसूरत बातें करके चले जाते हैं। यहाँ पे सदक मलिक की बातें सुने आप कहेंगे ओ हो। हमारा दोस्त हमें कहते हैं यार तू सिंगर क्यों नहीं बना, तू उससे भी कर सकता है काम, वो फ्रिज भी बेच सकता है साइबेरिया में। काम करना बड़ा मुश्किल काम है। आई ऑलवेज इनकरेज दिस गाय, लिसन, डू दिस 2 थिंग्स, बस बाकी आप छोड़। चलें आप सलमान, आप कर लेंगे? नोटेड, कर लिया आपने, वेरी गुड। बड़ी मेहनत की बात की है सर, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। और इंशाल्लाह जी आई विल कीप दीस थिंग्स इन माइंड। इंशाल्लाह वी आर होपफुल जी सर फॉर योर सजेशंस। और मुल्क के लिए इन्होंने कहा, अपने लिए तो नहीं कहा। ये बड़े अच्छे आइडियाज हैं, अगर इन पे इम्प्लीमेंट हुआ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि वक्त भी कम है मेरे पास। ये जो भी हमने इस सैलाबी रेलों के साथ जो लाइफ स्टॉक या जो मवेशी हैं लोगों के आते हुए देखे और बहते हुए देखे हैं, हुकूमत की जानिब से तो नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि लोग इन लाइफ स्टॉक या इन मवेशियों को इकट्ठा करें और फिर इसको उनके मालिक को ढूंढा जाए। अगर वो नहीं मिलते तो फिर उसके बाद जाहिर है उसको डिवाइड करना भी एक बहुत बड़ा मसला होगा कि असल, क्योंकि हुकूमत का ये काम है कि जिन लोगों का एक पूरा सिस्टम उसके ऊपर चल रहा है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो इसको आप क्या समझते हैं कि ये जो हमने एक स्ट्रैटेजी रखी है ये किस हद तक सक्सेसफुल हो सकती है? अच्छा, ये बयान मेरी नज़र से गुजरा नहीं और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कंटेक्स्ट कुछ और होगा। ठीक है, ऐसा इस तरह से नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे नॉलेज में ये है कि 3000 से ज़्यादा ऑफिसर्स एंड वर्कर्स लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के फील्ड में हैं। ठीक है, और 1200 से ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फील्ड में हैं। बिल्कुल ठीक है। ये 2 डिपार्टमेंट्स
उनके अलावा हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे काम कर रहे बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। तो इस चीज़ का चांस बहुत कम है कि इस तरह से कोई बयानिया दिया गया हो। ज़्यादा चांस यही है कि वो ये इदारे मिल के उन लोगों की हेल्प करेंगे डेफिनेटली, और उसमें माजी में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि वो सारा कुछ लोगों पे छोड़ दिया हो। इस दफ़ा भी गवर्नमेंट अपनी मिसाल के मुताबिक कर रही है जो कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि कंटेक्स्ट कुछ और है। ठीक है सलमान, चूंकि आपका ताल्लुक भी एक ऐसे इलाके से है जहाँ पे ये लाइफ स्टॉक या मवेशियों के ऊपर एक पूरा लोगों का सर्कल डिपेंड करता है, ये कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक शख्स जिसकी ज़मीन भी चली गई, जिसके मवेशी भी चले गए, हाउ इज़ गोना सर्वाइव? अर्मिला ये ऐसे ही है, खुदा न खास्ता कि आपकी जॉब चली जाए, आपका घर चला जाए, तो आपका तो जहन काम करना छोड़ जाएगा ना उस वक़्त। देखें, जिन लोगों का नुकसान हुआ है ना, ज़्यादातर वो हैं जिनका 1 एकड़ या 2 एकड़ वाले, मतलब 90% पब्लिक वो है जिसके 2 बकरियाँ होंगी, 1 गाय होगी, 1 भैंस होगी। अगर गवर्नमेंट इसको किसी तरह मेरिट के ऊपर ये काम, ये देखें, ये पब्लिक का काम नहीं है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मुझे 20 गाय कहीं से मिल जाएँ तो 90% हम यही प्रिज्यूम करेंगे, मैं कहूँगा जी 19 तो मेरी थी यार इसमें से ना, झूठ हर बंदा ही बोलता है यहाँ पे। ये तो गवर्नमेंट को, और असल मसला ये है जिसके भी वो जिम्मे लगाते हैं ना, वहीं पे करप्शन शुरू हो जाती है। नून लीग की हुकूमत है, मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन होता ऐसे ही है। वो कहेंगे जी ये मेरा वोटर है ना, 10 भैंसें इसकी थी जी, मैं इसका इसमें तो आपको ऑनेस्टी, क्योंकि ये तो देखें अल्लाह का अजाब है, अगर आप इसमें हेरा फेरी करेंगे तो यू विल बी पेबल अगली ज़िंदगी में। अगर ये कर जाए गवर्नमेंट मेरिट के ऊपर, तो ये लोगों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है कि जिसकी बकरी भेड़ जो उसका गुमा है उस तक सब्स्टिट्यूट कर जाएं, तो ये मैं समझूंगा कि इस वक्त का सबसे बड़ा स्वाब का भी काम है और ये सबसे बड़ी रिलीफ है। एब्सोल्युटली, और ये सब्स्टिट्यूट होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। है, बहुत मेरिट भी हो ना, जिसकी 4 बकरियां थी उसको तो कुछ मिले, ये ना हो जिसकी 1 थी उसको 40 दे दें, सिर्फ ये सोच के कि ये हमारा सपोर्टर है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी ये कर रहा है, तो ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना पड़ेगा। उसको एसी मॉनिटर करें, एसी साहिबान, डीसी साहिबा, हमारी तो खैर फीमेल है इसलिए मैं साहिबा कह रहा हूँ, एसी डीसी उसको मॉनिटर करें, और इसमें अगर मेरिट तकरीबन 80% भी सर्व हो जाए तो आपके काफ़ी रिलीफ फील करेगी जो बिल्कुल ठीक है। लोग हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अरशद चबाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, और मेहमान हमारे साथ मौजूद थे जी। और उम्मीद करते हैं आपको आज का शो, हमारा कुछ जो बातें हुई हैं काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। जो सजेशन या जो यहाँ पर डिस्कशन एक्सपर्ट्स ने की है वो भी समहाउ वी वांट के ऐसे लोगों तक पहुँचे जो कुछ कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अल्लाह करे कि इस कोशिश में हम कहीं ना कहीं कामयाब हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।